सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच। सवाल क्या था, इनमें से कौन सा चीज मैच नहीं करता है। ठीक है, यानी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा होगा जो मैच नहीं कर रहा, बाकी सारे ऑप्शन मैच कर रहे होंगे। जो मैच नहीं कर रहा वो बताना है। ए ऑप्शन है द correspondent न्यू बैंक established अंडर बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट स्टेट एक्ट 1970, ठीक है, जिसका नाम लिखा हुआ स्टेट बैंक। दूसरा है ए बी ऑप्शन है प्रिंसिपल कोऑपरेटिव बैंक इन्वेस्टेड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से बना हुआ है। सी ऑप्शन है ए कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू फाइनेंस इट्स मेंबर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का। फिर डी ऑप्शन है बैंक विच प्रमोट्स एन आरआरबी, वो स्पॉन्सर बैंक करता है। तो जो सही ऑप्शन होगा इस केस में वो होगा ए। यानी देखिए, जो करस्पॉन्डिंग नए बैंक जो स्टैब्लिश किए गए बैंक एक्विजिशन एक्ट से, जिसको हम बोलते हैं एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970, तो स्टेट बैंक के लिए नहीं था। ठीक है, ये कानून स्टेट बैंक के लिए नहीं था, ये बैंक नेशनलाइजेशन के लिए था। किसके लिए था? बैंक को नेशनलाइजेशन किया जा रहा था, उसके लिए था। सरकारीकरण बोलेंगे इसको। ठीक है, तो नेशनलाइजेशन के लिए ये काम उठाया गया था, याद रखिए, ये बात होगी। दूसरा है कि जो प्रिंसिपल कोऑपरेटिव बैंक जो डिस्ट्रिक्ट में होगा वो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बनेंगे, ये बात सही है। फिर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो जिसका कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंस करना अपने मेंबर को, ये भी बात सही है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का ये काम है। डी ऑप्शन है बैंक विच प्रमोट्स एन आरआरबी, वैसा बैंक जो आरआरबी को प्रमोट करता है उसको स्पॉन्सर बैंक बोलते हैं, ये भी बात सही है। जो क्या गलत था बात, ये वाला ऑप्शन गलत था, इसलिए इसको सही मार्क करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अंडर प्रोविजंस ऑफ सरफासी एक्ट द सिक्योरिटी रिसिप्ट एविडेंस। जो यहाँ प्रोविजन डाला हुआ है सरफासी एक्ट का, जो सिक्योरिटी रिसिप्ट का जो एविडेंस होता है वो क्या प्रमाण दिखाता है। ए ऑप्शन है अनडिवाइडेड राइट और इंटरेस्ट ऑफ द परचेजर इन द सिक्योरिटी, बोले एक अनडिवाइडेड। ठीक है, डी ऑप्शन है एक्सक्लूसिव राइट इंटरेस्ट है सेलर का सिक्योरिटी में। तो क्या होगा इस केस में सही ऑप्शन? इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा ए। यानी जो प्रोविजन डाला हुआ सरफासी एक्ट में जो सिक्योरिटी रिसिप्ट में क्या होता है कि जब कंपनी खरीदने जाती है कोई सामान क्या बेसिकली एनपीए खरीदती है। क्या खरीदती है? एनपीए वाला लोन खरीदती है सेक्रेशन कंपनी। ठीक है, तो उसमें एक सिक्योरिटी रिसिप्ट मिलता है जिसमें राइट रहता है, अनडिवाइडेड राइट इंटरेस्ट रहता है, जो खरीदार होता है, परचेजर होता है सिक्योरिटी का। क्वेश्चन नंबर 3 है बैंक हैज मेड पेमेंट अक्रॉस द काउंटर ऑफ ए चेक issued as a cross check and the holder claims damages from the bank under circumstances bank is liable। बोलते हैं बैंक ने यहाँ पे पेमेंट किया था अक्रॉस काउंटर में, वो भी क्रॉस चेक को। कौन सा चेक था? चेक पे क्रॉस किया हुआ था। और जो होल्डर है, ठीक है, जिसके पास चेक है, वो क्लेम करता है डैमेज बैंक से। किस सर्कमस्टांस बैंक लायबल होगा? ए ऑप्शन है टू द ड्रॉअर ऑफ द चेक, जिसने चेक बनाया है वो। बी ऑप्शन हो जाएगा टू द ट्रू ऑनर ऑफ द चेक, जिसका मतलब है होल्डर। सी ऑप्शन है टू द ड्रॉअर एंड आल्सो द पे, ड्रॉअर और पे दोनों के लिए। डी ऑप्शन है ऑल द अबव। ठीक है, तो इस केस में जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा बी। तो बेसिकली यहाँ पे लायबल होगा ड्रॉअर के लिए नहीं, यहाँ लायबल होगा होल्डर के लिए। जो ट्रू ऑनर होगा उस चेक का, यानी जो होल्डर होगा उसके लिए लायबल है बैंक। क्वेश्चन नंबर 4, ए बैंक मेक्स पेमेंट ऑफ 2 checks on which later it is found that a signature of the signature of the drawer are forged. The first account is that of a company and second account is that of a joint account. ठीक है, in which signatures in which one of the signature of the account holders are real। बोलते हैं बैंक ने 2 पेमेंट किया चेक का, जिससे बाद में पता चला कि सिग्नेचर जो था चेक का, जो ड्रॉअर का सिग्नेचर था वो जाली था, यानी नकली था। जो पहला अकाउंट था कंपनी का, पहला अकाउंट किसका था? कंपनी का था। दूसरा अकाउंट क्या था? ज्वाइंट अकाउंट था। ज्वाइंट अकाउंट में एक अकाउंट जो सिग्नेचर का था, ज्वाइंट अकाउंट 2 सिग्नेचर चलेगा, एक आदमी का सिग्नेचर तो ठीक है, और एक आदमी का सिग्नेचर जो था जाली था, फोर्ज था। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? ए ऑप्शन है बैंक इज लायबल फॉर द फर्स्ट चेक एंड फॉर हाफ द अमाउंट इन द सेकंड चेक। सेकंड केस बोलते बैंक यहाँ पे लायबल होगा, पूरा पैसा पे किया जाएगा पहले चेक का, दूसरा केस में आधा अमाउंट पे किया जाएगा, क्योंकि एक चेक का साइन असली है और एक चेक का साइन नकली है। एक चेक पे जो 2 साइन होते हैं, एक साइन असली है, दूसरा साइन गलत है, इसलिए। बी ऑप्शन है बैंक इज लायबल फॉर बोथ द चेक्स, बैंक लायबल होगा दोनों चेकों के लिए।
सी ऑप्शन हो जाएगा बैंक इज लाइबल फॉर द फर्स्ट चेक एंड नॉट लाइबल फॉर द सेकंड चेक। बैंक यहाँ पर लाइबल होगा पहला चेक के लिए, ना कि लाइबल होगा दूसरे चेक के लिए। डी ऑप्शन बैंक इज नॉट लाइबल फॉर एनी ऑफ द चेक। बैंक यहाँ पर लाइबल किसी चेक के लिए नहीं होगा अगर पेमेंट ड्यू कोर्स में किया गया है तो। देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बैंक यहाँ पे लाइबल है भाई। क्या हो जाएगा, बैंक यहाँ पे लाइबल होगा, सीधा सा बात है। बैंक लाइबल क्यों होगा, क्योंकि चेक पे जब साइनिंग नकली है तो आपने ड्यू प्रोसेस से काम नहीं किया, आपने नेग्लिजेंट से काम किया, आपने ध्यान नहीं रखा, ठीक है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर फेमा द टर्म ऑथराइज्ड पर्सन मीन्स, फेमा के अंदर ऑथराइज्ड पर्सन का क्या मतलब है। ए ऑप्शन है ऑथराइज्ड डीलर्स, मनी चेंजर्स, ऑल बैंक्स। बी ऑप्शन है ऑथराइज्ड डीलर एंड ऑल बैंक। सी ऑप्शन है ऑथराइज्ड डीलर्स एंड मनी चेंजर्स। डी ऑप्शन है ऑल द अबव। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन था। फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज के संबंध में है, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑथराइज्ड डीलर्स एंड मनी चेंजर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है बैंक कैन इशू नोटिस फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑन सरफासी व्हेन। बोलते बैंक क्या इशू कर सकती है नोटिस इन्फोर्समेंट करने का सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सरफासी के तहत, कब। ए ऑप्शन है देयर इज डिफॉल्ट बाय बोरोवर एंड सिक्योरिटीज इन पोजीशन ऑफ द बैंक, अगर डिफॉल्ट बोरोवर करता और सिक्योरिटी बैंक के हाथ में है तो। बी ऑप्शन है द अकाउंट इज एनपीए एंड द सिक्योरिटीज इन पोजीशन ऑफ द बैंक, अकाउंट एनपीए और सिक्योरिटी जो है बैंक की पोजीशन में। सी ऑप्शन है अकाउंट इज सूट फाइल, अगर अकाउंट को सूट फाइल किया गया है तो सिक्योरिटी इज इन पोजीशन ऑफ द बैंक, सिक्योरिटी सेम पोजीशन होगा बैंक का। डी ऑप्शन हो जाएगा अकाउंट इज सूट फाइल्ड, अकाउंट को सूट फाइल किया जाए और जो सिक्योरिटी होगा वो पोजीशन होगा बोरोवर का। तो इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अकाउंट जो होगा वो एनपीए होगा और जो सिक्योरिटी होगा वो पोजीशन होगा बैंक का, ठीक है। अकाउंट का एनपीए सिक्योरिटी होगा बैंक की पोजीशन में। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक्स अपॉइंटेड वाई एज इज एजेंट, एक्स ने वाई को अपॉइंट किया है अपना एजेंट के रूप में, ठीक है। एक्स अपॉइंटेड वाई एज इज एजेंट टू ऑपरेट हिज अकाउंट एंड राउट बिजनेस ट्रांजेक्शंस थ्रू वाई's पर्सनल अकाउंट ऑल्सो। वाई misappropriated the proceeds of a check in the name of X but deposited by Y in his personal of a check in the name of X but deposited by Y in his personal account. X sends notice to the bank for negligence and conversion. बोलते हैं एक्स ने अपॉइंट किया है वाई को अपना एजेंट ताकि अकाउंट को ऑपरेट कर सके, बिजनेस को राउट कर सके ट्रांजेक्शंस वाई के पर्सनल अकाउंट से भी। वाई ने मिस अप्रोप्रिएट किया प्रोसीड जो चेक का था और वो डिपॉजिट किया अपने नाम, यानी ठीक है अपने नाम, यानी एक्स ने अपने नाम पर डिपॉजिट किया जो भी चेक वाई का था, जो उसका सॉरी एक्स का चेक का जो भी पेमेंट था वाई ने अपने नाम पर जमा करवा लिया, जो पर्सनल था उसका पर्सनल अकाउंट का जो था, ठीक है। अब क्या बोलता है कि एक्स ने नोटिस भेजा है किसको, बैंक को भेजा नेग्लिजेंस के कन्वर्जन के लिए। ये ऑप्शन है बैंक इज लायबल फॉर द कन्वर्जन एज वाई हैज डन समथिंग दैट बैंक शुड नॉट हैव अपरेंटली। बोलते बैंक यहाँ पर लायबल होगा कन्वर्जन के लिए वाई के लिए, क्योंकि ये कुछ ऐसा काम किया गया है जो बैंक उसके लिए अपरेंटली लायबल नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन है बैंक इज लायबल सिंस इट इज केस ऑफ कन्वर्जन, बैंक यहाँ पर लायबल होगा क्योंकि केस है कन्वर्जन का। सी ऑप्शन बैंक इज नॉट लायबल बिकॉज एक्स हैव गिवन स्पेसिफिक अथॉरिटी टू वाई टू यूज हिज पर्सनल अकाउंट आल्सो। बैंक यहाँ पर लायबल नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्स ने कुछ स्पेसिफिक अथॉरिटी दिया हुआ था वाई को, उसका पर्सनल अकाउंट को भी यूज कर सकता है। डी ऑप्शन हो जाएगा बैंक इज नॉट लायबल बिकॉज ऑफ फॉर एजेंट एक्शन प्रिंसिपल इज लायबल, प्रिंसिपल इज ऑल्सो लायबल। बैंक यहाँ पर लायबल नहीं हो क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल का एक्शन और जो एजेंट का एक्शन होता है उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बैंक यहाँ पे लायबल नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्स ने ऑलरेडी अथॉरिटी दिया हुआ वाई को कि भाई आप मेरा भी पर्सनल अकाउंट यूज कर सकते हैं, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द डेफर्ड पेमेंट गारंटी। डेफर्ड पेमेंट गारंटी के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है आपको ये बताना होगा। ए ऑप्शन है पेमेंट गारंटीज इज इशूड नॉर्मली फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर। गारंटी इशू होती है नॉर्मली जहां परचेज करते हैं कैपिटल एसेट्स को एक लॉन्ग टर्म क्रेडिट के लिए सप्लायर से। बी ऑप्शन है गारंटी इशूड इन ल्यू ऑफ टर्म लोन एंड अप्रेजल इज ऑल्सो डन लाइक ए टर्म लोन। गारंटी जो इशू होती है टर्म लोन की ल्यू में होती है, अप्रेजल जो किया जाता है बिल्कुल टर्म लोन की तरह से किया जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन टर्म लोन एंड सच गारंटी इज ऑफ आउटले ऑफ फंड। मतलब डिफरेंस होता है टर्म लोन का और सच गारंटी का जो होता है आउटले ऑफ फंड्स की बात की जाती है। डी ऑप्शन हो जाएगा बैंक रिकॉर्ड्स सच गारंटी इन द बैलेंस शीट इन द अंडर द टर्म लोन
इन शेड्यूल 9 ऑफ द बैंक। ठीक है, बैंक रिकॉर्ड करते समय गारंटी जो बैंक बैलेंस शीट में अंडर टर्म लोन शेड्यूल 9 में होगा बैंक शेड्यूल का, बैंक बैलेंस का। तो इसमें पूछा गया था क्या बात सही नहीं है, नॉट करेक्ट अबाउट डेफर्ड पेमेंट गारंटी, वो पूछा गया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी बोलते बैंक रिकॉर्ड करता है इसका गारंटीज बैलेंस शीट में अंडर टर्म लोन शेड्यूल 9 ऑफ बैंक बैलेंस शीट में। ये बात बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है, इसलिए इसको हम लोग सही मार्क करेंगे। बाकी सही, गारंटी नॉर्मली इशू किया जाता है परचेज करने के लिए, क्या चीज़ के लिए, कैपिटल एसेट्स को, लॉन्ग टर्म क्रेडिट पे सप्लायर से, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर हो जाएगा गारंटी इशू किया जाता है इन लिeu ऑफ टर्म लोन के ऊपर भी गारंटी इशू होता है, अप्रेजल किया जाता है बिल्कुल टर्म लोन की तरह से, यही बात सही है। डिफरेंस जो टर्म लोन और इस तरह की गारंटी में होता है पैसे के ऊपर, आउटले ऑफ फंड्स। टर्म लोन में क्या होता है, पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, जबकि इस तरह की गारंटी में तभी पैसा आएगा, मतलब पे किया जाएगा अगर आप पैसा नहीं दे पाएंगे तो ये बात भी सही है, सी बात सही नहीं था डी, इसलिए डी को सही मार्क किया गया। बैंक एक्स जो है वो एक तरीके का बैंक एक्स जो है अपना बैंक गारंटी देता है किसी कस्टमर के बिहाफ पे जहाँ पे कुछ पेमेंट किया जा रहा है, जो कि डिपॉजिट किया जा रहा है कस्टमर के द्वारा, जो कि पेंडिंग कोर्ट में केस है, इस तरह का गारंटी को क्लासिफाई किया जाता है क्या, बोलते बैंक एक्स गिव्स गारंटी, बैंक एक्स गिव्स बैंक गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ वन ऑफ कस्टमर अगेंस्ट सम पेमेंट टू द डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इन ए पेंडिंग कोर्ट केस। सच गारंटी कैन बी क्लासिफाइड एज, इस गारंटी को कैसे क्लासिफाई करेंगे, ए फाइनेंशियल गारंटी, बी ऑप्शन परफॉर्मेंस गारंटी, सी ऑप्शन डेफर्ड पेमेंट गारंटी, डी ऑप्शन है स्टैच्यूटरी गारंटी। ए ऑप्शन ए और डी, बी ऑप्शन ओनली ए, सी ऑप्शन ओनली डी, बी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा बी और सी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा केवल डी होगा, स्टैच्यूटरी गारंटी दिया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, एज पर फेमा 1999 द फॉरेन एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। बोले जो फेमा के हिसाब से 1999 के हिसाब से जो टर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का, उसमें क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ए ऑप्शन है अमाउंट पेबल इन फॉरेन करेंसी, जो अमाउंट फॉरेन करेंसी पे होगा। बी ऑप्शन डिडी ड्रॉन इन फॉरेन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी, डिडी ड्रॉन होगा इंडियन करेंसी बट पे होगा फॉरेन करेंसी में। सी ऑप्शन डिडी ड्रॉन अब्रॉड बट पेबल इन इंडियन करेंसी में, तो और उसके बाद हो जाएगा नन ऑफ दिस। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ठीक है, इस केस में सही ऑप्शन क्या होगा आपका डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, यानी कोई भी बात जो बोला है कि जो इंक्लूड नहीं होता, देखिए सब सुनिएगा, डज नॉट इंक्लूड। फेमा में कौन सी बात ऐसी है 1910 का जो इंक्लूड नहीं किया गया, यानी तीनों बातें इंक्लूड की हुई है कि अमाउंट जो पेबल होगा फॉरेन करेंसी में होगा, सही है। डीडी ड्रॉन होगा इंडियन करेंसी बट पे कर सकता है इसको फॉरेन करेंसी में, भी बात सही है। डीडी ड्रॉन अब्रॉड होगा बट पेबल इन इंडियन करेंसी भी हो सकता है, ये पहला सवाल देखिए। फॉर सेक्टराइजेशन कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एप्लीकेबल फॉर देयर कैपिटल एंड कैपिटल एडुकेशन रेशियो। बोलता है जहाँ पे सेक्टराइजेशन कंपनी है तो आप कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल होती है उनकी कैपिटल और कैपिटल एडुकेशन रेशियो की। ये ऑप्शन है मिनिमम कैपिटल ₹200 करोड़ एंड कैपिटल एडुकेशन रेशियो 15% ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एक्वायर्ड बाय द कंपनी। बोलते कम से कम, यानी कम से कम कैपिटल 200 करोड़ का होगा और मिनिमम और कैपिटल एडुकेशन रेशियो होगा 15% का, जो भी फाइनेंशियल एसेट्स एक्वायर्ड करेगी कंपनी। बी ऑप्शन है मिनिमम कैपिटल ऑफ ₹100 करोड़ एंड कैपिटल एडुकेशन रेशियो 15% ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एक्वायर्ड बाय द कंपनी। बोलते हैं मिनिमम कैपिटल 100 करोड़ पे लगेगा और कैपिटल एडुकेशन रेशियो होगी 15%, जो भी फाइनेंशियल एसेट होगा एक्वायर्ड करेगी कंपनी। सी ऑप्शन है मिनिमम कैपिटल ₹100 करोड़ एंड कैपिटल एडुकेशन रेशियो 10% ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एक्वायर्ड बाय द कंपनी, यानी मिनिमम कैपिटल कितना हो गया 100 करोड़ हो गया और कैपिटल एडुकेशन रेशियो 10% हो गया फाइनेंशियल एसेट जो कंपनी एक्वायर करती है। डी ऑप्शन हो जाएगा मिनिमम कैपिटल ऑफ ₹200 करोड़ एंड कैपिटल एडुकेशन रेशियो 10% ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एक्वायर्ड बाय द कंपनी। मिनिमम कैपिटल कितना है 200 करोड़ और कैपिटल एडुकेशन रेशियो हो जाएगा 10%, जहां पे फाइनेंशियल एसेट्स को एक्वायर्ड कर रही है कंपनी। अब इस केस में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा बी आपका। सॉरी, ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका मतलब क्या हो गया कि कम से कम जो कैपिटल है, यानी हम बोल सकते हैं आप कोई सिक्योरिटाइजेशन कंपनी खोलना चाहते हैं या कोई सिक्योरिटाइजेशन कंपनी ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो कैपिटल लगेगा वो कम से कम 100 करोड़ रुपए का कैपिटल लगेगा। ठीक है,
कितना लगेगा, मिनिमम कैपिटल कितना है 100 करोड़। अच्छा, और उसके बाद कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है जिसको हम CRAR बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, CRAR, ठीक है। ये कितना होना चाहिए, 15% होना चाहिए, ठीक है। किसका, जो फाइनेंशियल एसेट आप एक्वायर कर रहे हैं उसका, ठीक है। इसलिए सही ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 2 भाई, टू इनेबल द बेनिफिशियरी टू रिलाई ऑन द ऑथेंटिसिटी एंड जेन्युइननेस ऑफ द LC, द लेटर ऑफ क्रेडिट इज रिसीव्ड बाय द बेनिफिशियरी। बोलता है कि यहाँ पे बेनिफिशियरी रिलाई कर सके ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस जो होता है लेटर ऑफ क्रेडिट का, जो लेटर ऑफ क्रेडिट रिसीव किया जाता है बेनिफिशियरी के द्वारा। ए ऑप्शन है, किसके थ्रू करेगा, तो ए ऑप्शन है थ्रू एडवाइजिंग बैंक, बी ऑप्शन है डायरेक्टली फ्रॉम द इशूइंग बैंक, सी ऑप्शन है फ्रॉम नेगोशिएटिंग बैंक विच इज टू मेक पेमेंट ऑल्सो, डी ऑप्शन है फ्रॉम थ्रू नेगोशिएटिंग बैंक टू मेक श्योर डेट द पेमेंट वुड बी डेफिनेटली रिसीव्ड। क्या होगा इसके इसमें सही ऑप्शन, सही ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझिएगा कि आपको बेनिफिशियरी रिलाई करना, बेनिफिशियरी कौन है, इसको पैसा मिलेगा, वो रिलाई करेगा, करना उसको क्या, ऑथेंटिसिटी की बात हो रही है, और जेन्युइननेस से हो रहा है कि लेटर ऑफ क्रेडिट फर्जी तो नहीं है, सही तो है। तो जो इस तरह का चीज़ होता है उसको रिसीव किसके थ्रू किया जाएगा, यहाँ पे जो बेनिफिशियरी होगा वो रिसीव करेगा एडवाइजिंग बैंक के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू, एडवाइजिंग बैंक के थ्रू। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, इन LC the documents are to be negotiated in the beginning of September, which means that documents can be presented for negotiation during। बोलते लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जहाँ डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएट किया जाता है, कब, सितंबर के शुरुआत में, सितंबर के बिगिनिंग में, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया जाता है नेगोशिएशन के लिए। ए ऑप्शन है फर्स्ट वीक में, बी ऑप्शन है फर्स्ट 2 वीक्स में, सी ऑप्शन है फर्स्ट टू 10th ऑफ द मंथ, डी ऑप्शन है फर्स्ट टू 15th ऑफ द मंथ। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में, क्या हो जाएगा, देखिए समझिएगा बात, लेटर ऑफ क्रेडिट का जो डॉक्यूमेंट है उसको क्या कर रहे हो आप, नेगोशिएट करो, नेगोशिएट मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं आप, ठीक है। नेगोशिएशन का क्या मतलब है जी, नेगोशिएशन का मतलब होता है ट्रांसफर, ठीक है। अब आप ट्रांसफर कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है। तो बोल रहा है कि कब कर रहे हैं, बिगिनिंग में कर रहे हैं, हम सितंबर के शुरुआत में अगर कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया हुआ नेगोशिएशन के लिए कब, ये सवाल था। सही ऑप्शन हो जाता है इस केस में फर्स्ट टू 10th ऑफ द मंथ में प्रेजेंट किया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ देयर इज ए कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ FEMA 1999 बाय पर्सन एंड द अमाउंट इज नॉट क्वांटिफाइबल, पेनल्टी कैन बी। बोलता है कि जहां पे कॉन्ट्रावेंशन होगा प्रोविजंस जो FEMA का है 1999 का, किसी पर्सन के द्वारा, जो अमाउंट है जो क्वांटिफाइबल नहीं हो पाएगा, पेनल्टी लगेगा उस केस में। कितना लगेगा, ठीक है। आपने क्या किया, एक्चुअली कॉन्ट्रावेंशन किया, यानी जो नियम कानून था, प्रोविजन था FEMA का, उसके अगेंस्ट में जाके कुछ किया है, तो आपने यहाँ पे आपको अमाउंट जो है नॉट क्वांटिफाइबल है, तो उस केस से पेनल्टी लगता है। और कितना लगेगा, ए ऑप्शन है अप टू ₹20 लाख, बी ऑप्शन है अप टू amount involved in such contravention, C option है up to 2 times of the amount involved in such contravention, D option up to thrice the amount involved in such contravention। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 2 लाख रुपए तक का जुर्माना आपको यहाँ पे लग जाएगा। कितना, 2 लाख रुपए तक का। क्वेश्चन नंबर 5, ए सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड अंडर सरफासी एक्ट रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन विद सेंट्रल रजिस्ट्री विद ए पीरियड ऑफ। अब क्या है, एक तरह का सिक्योरिटी इंटरेस्ट है जो कि आपने क्रिएट किया था सरफासी एक्ट में, ठीक है, और जहाँ जरूरी है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सेंट्रल रजिस्ट्री के साथ, जो पीरियड है कितने समय के लिए, क्या पीरियड ऑफ, ए ऑप्शन है 15 डेज, बी ऑप्शन 30 डेज, सी ऑप्शन है 45 डेज, डी ऑप्शन है 60 डेज। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, 30 डेज के लिए, ठीक है। कितने समय के लिए लगेगा, 30 डेज के लिए लगेगा। मतलब आपको यहाँ पे जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करवाना है सरफासी में, उसको जरूरी है कि आप सेंट्रल रजिस्ट्री में रजिस्टर करवाएं, कितने में, 30 डेज में, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होगा तो क्या करना होगा। ए ऑप्शन है द ड्रॉअर इज लायबल टू द होल्डर, ड्रॉअर यहाँ पे लायबल होगा होल्डर के लिए। बी ऑप्शन है ड्रॉअर्स लायबिलिटी इज सेकेंडरी इफ इट इज एक्सेप्टेड, ड्रॉअर की लायबिलिटी सेकेंडरी होगी इफ इट इज एक्सेप्टेड। सी ऑप्शन होगा ड्रॉअर्स लायबिलिटी इज प्राइमरी व्हेन इट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, ड्रॉअर की लायबिलिटी प्राइमरी होगी अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो। डी ऑप्शन होगा ड्रॉअर इज लायबल व्हेन इफ where the ड्रॉअर इज लायबल, ड्रॉई is liable whether he accepts the bill or not
इन और सर्कमस्टांसेस, मतलब ड्रॉई यहाँ पे लायबल होगा जहाँ पे एक्सेप्ट करता है बिल को या नहीं करता है, सारे सर्कमस्टांसेस में कौन सी बात सही होगी। ए ऑप्शन है ए बी एंड सी ओनली, बी ऑप्शन है ए बी एंड डी ओनली, सी ऑप्शन है बी सी एंड डी ओनली, डी ऑप्शन है ए टू डी ऑल। जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा ए बी एंड सी। बोलते जो बिल ऑफ एक्सचेंज अगर डिसऑनर किया गया है तो ए हो जाएगा कि ड्रॉई इज लायबल टू द होल्डर। बी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ बी पॉइंट हो जाएगा ड्रॉर्स लायबिलिटी सेकेंडरी होता है अगर इसको हम एक्सेप्ट करते हैं तो। सी हो जाएगा ड्रॉर्स लायबिलिटी प्राइमरी होता है जहाँ पर अगर इसे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following types of charges on the following securities does match। मतलब किस तरह का चार्जेस जो होता है आपका फॉलोइंग सिक्योरिटीज में होता है जहाँ पे आपको मैच करना है, मतलब इसमें कौन सा सिक्योरिटीज का चार्जेस जो है वो सही तरीके से मैच है ये बताना है। ए ऑप्शन है बुक डेप्ट्स असाइनमेंट, बी ऑप्शन है बैंक डिपॉजिट असाइनमेंट, सी ऑप्शन है इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्टगेज, डी ऑप्शन है सेमी सर्टिफिकेट प्लीज। ठीक है, तो इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा तो वो हो जाएगा नेसेसरी सेमी सर्टिफिकेट को हम लोग प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, यहाँ बोलता है एन इक्विटी शेयर्स इज ए शेयर्स विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर वो शेयर जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है। फिर बी पॉइंट है ए प्रेफरेंस शेयर इज वन विच गेट्स रेगुलर डिविडेंड रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट पोजीशन एंड प्रेफरेंस इन केस ऑफ लिक्विडेशन। बोलता है प्रेफरेंस शेयर वो होता है जिसको रेगुलर डिविडेंड मिलते रहता है, भले उसको प्रॉफिट हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, और प्रेफरेंस मिलेगा उसको लिक्विडेशन के केस में। सी ऑप्शन है डिवेंचर इज डॉक्यूमेंट बाय विच ए कंपनी एक्नॉलेजेस इट्स इंडिपेंडेंस। बोला डिवेंचर का डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे कंपनी एक्नॉलेज करता है उसकी इंडिपेंडेंस को, यानी कि एक्नॉलेज करता है एक तरीके से कि पैसा नहीं पे कर पा रहा है। डी ऑप्शन है ये ट्रस्ट रिसिप्ट इज ए डॉक्यूमेंट is an undertaking by the borrower when the goods are released by the bank to the borrower without payment being made to by the borrower। बोलता है जो कि ट्रस्ट एक तरह का रिसिप्ट होता है डॉक्यूमेंट का जहाँ पे अंडरटेक करता है बोरोवर, जहाँ पे गुड्स को रिलीज कर दिया जाता है बैंकर के द्वारा बोरोवर को बिना कोई पेमेंट किए हुए बोरोवर के साइड से। क्या होगा सही ऑप्शन? ठीक है, ए ऑप्शन ए टू डी आर करेक्ट, बी ऑप्शन ए बी एंड सी आर करेक्ट, सी ऑप्शन है ए सी एंड डी आर करेक्ट, डी ऑप्शन है बी सी एंड डी आर करेक्ट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ए सी एंड डी आर करेक्ट, यानी इक्विटी शेयर वो शेयर है जिसको कि हम प्रेफरेंस शेयर नहीं बोल सकते। बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सी बोलते हैं डिवेंचर एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे कंपनी एक्नॉलेज करता है उसकी इंडिपेंडेंस को, और इसी तरीके से डी है कि ट्रस्ट रिसिप्ट एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है अंडरटेकिंग जहाँ पे बोरोवर अंडरटेकिंग होता है बोरोवर के द्वारा जहाँ पे जो गुड्स होता है उसको रिलीज किया जाता है बैंक के द्वारा बोरोवर के लिए बिना कोई पेमेंट किया हुआ, बिना कोई पेमेंट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? ए ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज रिक्वायर्ड बाय पब्लिक कंपनी ओनली एंड नॉट बाय प्राइवेट कंपनी। बोले सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन को जो एक्वायर करता है, या एक्वायर नहीं बोले जरूरत होता है, सर्टिफिकेशन ऑफ कंपनी जरूरत है पब्लिक कंपनी के लिए ना कि प्राइवेट कंपनी के लिए। बी ऑप्शन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। बोलता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो एक पुख्ता सबूत होता है कंपनी के अस्तित्व का, एग्जिस्टेंस का। ठीक है, सी ऑप्शन है कंपनी ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज इनकंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, सॉरी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक खुद में बहुत बड़ा सबूत होता है कि कंपनी का अस्तित्व है या एग्जिस्टेंस है। डी ऑप्शन है कंपनी सर्टिफिकेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड बाय ए प्राइवेट कंपनी ओनली। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो होता है प्राइवेट कंपनी के लिए ही केवल चाहिए। इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। केवल देखिए सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन की जो बात हुई है वो बोल रहा है केवल पब्लिक कंपनी को, नहीं पब्लिक कंपनी को नहीं चाहिए, ये कोई भी कंपनी को चाहिए, तो पब्लिक को प्राइवेट नहीं होना चाहिए यहाँ पे कोई भी। इसी देखिए सी ऑप्शन सही है, किसी भी कंपनी की बात कर रहा है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक पुख्ता प्रूफ है किसी भी कंपनी के लिए। अच्छा, दूसरा जो सवाल था, पॉइंट था कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस
ये जो प्रूफ होता है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की कंपनी को चाहिए। किसको चाहिए? पब्लिक के लिए होता है। ठीक है, अब जैसे पब्लिक के लिए कंपनी के लिए ठीक है, प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं चाहिए। अब जैसे यहाँ पे लिखा हो डी ऑप्शन में कि कमेंसमेंट किसके लिए चाहिए, तो ये प्राइवेट की जगह अगर आप इसको पब्लिक करते तो ठीक हो जाता, बट ये प्राइवेट था, ये केवल पब्लिक कंपनी को चाहिए, प्राइवेट कंपनी को नहीं चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। द मॉर्टगेज इन विच द मॉर्टगर ट्रांसफर्स द पोजीशन टू द मॉर्टगी इज कॉल्ड मॉर्टगेज। बोलते जो मॉर्टगेज होता है जहाँ पे मॉर्टगर ट्रांसफर करता है पोजीशन मॉर्टगेज का, उसको लोग मॉर्टगेज बोलते हैं। ट्रांसफर करते हैं पोजीशन मॉर्टगी को, उसको हम लोग मॉर्टगेज बोलते हैं। इस तरह का मॉर्टगेज में दो बोलता है कि किसी तरह कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होता मॉर्टगर का। किस तरह का मॉर्टगेज में पर्सनल लायबिलिटी नहीं होता मॉर्टगर, ये सवाल है। ए ऑप्शन इंग्लिश देयर इज, बी ऑप्शन में मॉर्टगेज बाय कंडीशन सेल देयर इज नो, सी ऑप्शन में सिंपल मॉर्टगेज देयर इज नो, डी ऑप्शन है यूसुफ्रुक्चुअरी मॉर्टगेज देयर इज नो। जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा आपका डी, क्या हो जाएगा? यूसुफ्रुक्चुअरी मॉर्टगेज देयर इज नो। पहला सवाल देखिए, ए मॉर्टगेज व्हेन क्रिएटेड थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कॉल्ड मॉर्टगेज डीड इज रिक्वायर्ड। मतलब जब मॉर्टगेज को हम लिखित रूप से यानी हम राइटिंग में लिखते हैं इंस्ट्रूमेंट को, जब हम क्रिएट करते हैं जिसको मॉर्टगेज डीड बोलते हैं, तो क्या जरूरी होता है उस केस में? ये जरूरी होता है कि आप रजिस्टर्ड करें मंथ्स में, विद इन मंथ्स, अगर वैल्यू कितने रुपए तक का होगा तो। ये सवाल था। ए ऑप्शन है रजिस्टर ऑफ फर्म्स फॉर मंथ्स 100 रुपीज़ और मोर में, बी ऑप्शन है रजिस्टर ऑफ एश्योरेंसेज फॉर मंथ्स ₹100 और मोर, सी ऑप्शन है रजिस्टर ऑफ कंपनीज 34 मंथ्स ₹100 और मोर, डी ऑप्शन रजिस्टर ऑफ एश्योरेंसेज 3 मंथ्स मोर देन ₹100। सही ऑप्शन क्या होगा इस केस में? इस केस में जो सही ऑप्शन होगा आपका वो होगा बी, कि रजिस्टर ऑफ एश्योरेंसेज क्या आपको रजिस्टर करना है, कहाँ करना है, तो आपकी चीज़ को ध्यान देना होगा। रजिस्टर ऑफ एश्योरेंसेज क्या करना है, ठीक है, 4 महीने के भीतर भीतर, और अगर 100 रुपये उससे ज़्यादा होगा तब वो करना पड़ेगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फीचर्स ऑफ ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज नॉट करेक्ट। अब समझिए क्या बोलता है, फीचर्स की बात कर रहा है जो कि सही नहीं होगा एज पर LLP एक्ट 2008। किसका? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट का। ये जो फीचर्स बोल रहा है किसका सही नहीं होगा? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो है उसके हिसाब से सही नहीं होगा एज पर LLP एक्ट 2008 के हिसाब से। ए ऑप्शन है LLP इज ए सेपरेट इन लीगल एंटिटी, बी ऑप्शन है LLP सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर, सी ऑप्शन है LLP इज परपेटुअल सक्सेशन, डेथ ऑफ पार्टनर डजंट अफेक्ट LLP, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो ए ऑप्शन क्या? LLP का सेपरेट लीगल एंटिटी है। बी ऑप्शन बोलता है कि LLP सेपरेट है अपने पार्टनर, सी ऑप्शन क्या बोलता है कि LLP का परपेटुअल सक्सेशन है, या कोई भी पार्टनर मर जाएगा तो LLP की अस्तित्व में कोई असर नहीं होगा, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो कौन सी बात सही नहीं है ये आपको बताना था, तो इसलिए इस केस में डी ऑप्शन सही होगा। बाकी सारी बातें सही है, जैसे LLP का सेपरेट लीगल एंटिटी बिल्कुल कानून की नज़र में, कानून की नज़र में इसका एक सेपरेट अस्तित्व है, ये बात सही है। LLP का एक सेपरेट होता है अपने पार्टनर से, ये बात भी सही है। फिर सी ऑप्शन है कि LLP का एक परपेटुअल सक्सेशन है, ये बात भी सही है। डेथ हो जाए कोई पार्टनर का उससे कोई इफेक्ट नहीं होता LLP का, ये बात भी सही है। डेथ ऑफ एनी पार्टनर डज नॉट है, कोई इफेक्ट नहीं करेगा LLP को, इसे कोई दो राय नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, XYZ created equitable mortgage in favor of Bank A on January 14, 2007, not registered. A simple mortgage with Bank B on January 28, 2007 and registered on March 12, 2007, and a simple mortgage with Bank C on February 10, 2007 and registered on 28 February 2007. The priority of mortgage in this case would be in the following order. अब समझिए क्या बोलते हैं, XYZ ने एक क्रिएट किया इक्विटेबल मॉर्टगेज जो कि बैंक ए के फेवर में करता है जनवरी 14, 2007 को, जो कि रजिस्टर्ड नहीं होगा, और एक सिंपल मॉर्टगेज के द्वारा क्रिएट किया गया बैंक में जो कि 28 जनवरी 2007 को, और ये रजिस्टर्ड हुआ है 12 मार्च 2007 को। सिंपल मॉर्टगेज बैंक सी के साथ जो कि 10 फरवरी 2007 को था और रजिस्टर्ड किया गया था 28 फरवरी 2007 को। यहाँ प्रायोरिटी दिया जा रहा है मॉर्टगेज को, इस केस में किस ऑर्डर पे होगा? ए ऑप्शन है बैंक सी, फिर हो जाएगा बैंक बी, फिर हो जाएगा बैंक ए, फिर बी ऑप्शन है बैंक बी बैंक सी बैंक ए, सी ऑप्शन बैंक बी बैंक ए बैंक सी, डी ऑप्शन बैंक ए बैंक बी बैंक सी। देखिए इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्यों? देखिए तो XYZ जो था वो क्या किया था, इक्विटेबल मॉर्टगेज क्रिएट किया, समझिएगा, बैंक ए के फेवर में किया था, बिल्कुल सही है। कब किया था भाई? 14 जनवरी को किया था, भले वो रजिस्टर्ड नहीं था, 14 जनवरी को किया था बट नॉट रजिस्टर्ड था। डेट आपको इंपॉर्टेंट होता है, डॉक्यूमेंट किस डेट को एग्जीक्यूट किया है, क्या बात बोलेंगे हम लोग, एग्जीक्यूट किया होता वो मैंने करता है।
रजिस्टर कब करते हो उससे कोई मैटर नहीं होता, एग्जीक्यूट कब किया वो मैटर करता है। ये 14 जनवरी था, तो बी का उसी तरीके से देखेंगे तो कब था, 12 मार्च को किया था। और सी का देखेंगे, सॉरी 12 मार्च नहीं, वो उसको छोड़, रजिस्टर से मतलब नहीं, यहाँ देखिए 28 को किया था, ठीक है। और सी का था 10 फरवरी 2007 से। इस डेट से आप देखेंगे सबसे पहले एक एग्जीक्यूट हुआ, फिर बाद में बी हुआ, फिर बाद में सी हुआ, इसलिए डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर आरटीआई एक्ट 2005 द इन्फॉर्मेशन कैन बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ, बोलता आरटीआई एक्ट 2005 में इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं किस फॉर्म में, ए ऑप्शन डिस्केट्स और फ्लॉपीज, बी ऑप्शन है टेप्स और वीडियो कैसेट, सी ऑप्शन है प्रिंटआउट्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डी ऑप्शन ऑल द अबव। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, डिस्क या फ्लॉपी से निकाल सकते हैं, टेप या वीडियो कैसेट से निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट के भी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से आप निकाल सकते हैं, इसलिए ऑल द अबव सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 में, इन केस ऑफ हाइपोथिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब बोलता है, क्या सवाल को ध्यान सुनिएगा, हाइपोथिकेशन के केस में बोलता है क्या चीज जो होगा वो सही नहीं होगा, नॉट करेक्ट बोल रहा है हाइपोथिकेशन के केस में। ए ऑप्शन हो जाएगा इट इज डिफाइंड एज पर सरफासी एक्ट, बी ऑप्शन हो जाएगा द ओनरशिप रिमेन्स विद द बोरोवर, सी ऑप्शन हो जाएगा द पोजीशन रिमेन्स विद द क्रेडिटर, डी ऑप्शन हो जाएगा द क्रेडिटर हैज द राइट टू डिमांड पोजीशन। तो बोलता है यहाँ पे हाइपोथिकेशन में कौन सी बात सही नहीं थी ये आपको बताना था, ठीक है। तो इस केस में अगर देखेंगे सरफासी एक्ट हाइपोथिकेशन में ही बताया हुआ है, ओनरशिप बिल्कुल बोरोवर के साथ रहता है हाइपोथिकेशन में, पोजीशन रिमेन्स विद द क्रेडिटर, ठीक है, ये गलत बात, पोजीशन भी, ये जो पोजीशन है ये भी बोरोवर के साथ ही रहता है, किसके साथ रहता है पोजीशन, पोजीशन भी आप बोलेंगे कि बोरोवर के साथ ही रहता है। क्रेडिटर के पास अधिकार होता है कि डिमांड कर सकता है पोजीशन को, ये बात सही है अगर पैसा नहीं पे करेगा तो, ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन इसमें गलत था, बाकी इसलिए गलत था तो इसलिए सी गलत ही चूज करना था मैं, तो इसलिए सी सही है, बाकी ए बी डी ऐसे बात सही है। क्वेश्चन 6, where forged notes or counterfeit currency has been used as genuine record of such transactions is required to be maintained if the amount of such transactions is, बोलते हैं जहाँ पे फोर्ज नोट होता है, काउंटरफिट करेंसी होता है जिसको बिल्कुल जेनुअनली यूज किया जाता है, उस तरह ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जो जरूरी होता है कि आप मेंटेन करें, अगर अमाउंट इस तरह का ट्रांजेक्शन का कितने रुपये का होगा, ए ऑप्शन है ₹50,000 और अबव, बी ऑप्शन ₹1 लाख और अबव, सी ऑप्शन ₹10 लाख और अबव, डी ऑप्शन है ऑल ट्रांजेक्शन रिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट। अब सही क्या था देखिए, यहाँ पे बात हो रहा था फोर्स्ड नोट यानी जाली नोट का बात हो, काउंटरफिट करेंसी की बात हो रही है, ठीक है। इसमें ट्रांजेक्शन का अमाउंट मैटर नहीं करता, क्या करता है इसमें ट्रांजेक्शन का अमाउंट बिल्कुल मैटर नहीं करता है, ठीक है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑल ट्रांजेक्शन रिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, ठीक है, क्योंकि जाली नोट की बात होगी तो कोई भी ट्रांजेक्शन चलेगा, चाहे वो 100 रुपये का हो, चाहे 1000 रुपये का हो, चाहे 2000 रुपये का, उससे मैटर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7, Which among the following cannot be deemed to be a contingent credit liability credit facility, इनमें से कौन सा चीज को हम लोग कंटिजेंट क्रेडिट फैसिलिटी नहीं बोल सकते हैं। कंटिजेंट समझिए, कंटिजेंट का मतलब क्या होता है कि वो ना तो अभी क्रेडिट मतलब क्या हो गया, लोन, एग्जैक्टली अभी लोन है नहीं, एग्जैक्टली अभी लोन है नहीं और भविष्य में फ्यूचर में लोन हो सकता है। ए ऑप्शन लेटर ऑफ क्रेडिट, बी ऑप्शन बैंक गारंटी, सी ऑप्शन है को एक्सेप्टेंस, डी ऑप्शन ओवरड्राफ्ट विद विच इज नॉट अवेल्ड, ठीक है। और क्या बोल रहा है, नॉट डीम्ड, डीम्ड नहीं मान नहीं जाएगा क्रेडिट फैसिलिटी में, कंटिजेंट क्रेडिट फैसिलिटी में। तो सभी को पता होगा कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्यों कि ये जो तीनों चीज आप जो देख रहे हैं, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, को एक्सेप्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट है ये, क्या है ये, नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट था आपका, ठीक है। मात्र ये जो था ओवरड्राफ्ट क्या हो जाता है, नेचुरल सी बात है फंड बेस्ड है ये फंड बेस्ड था ये, ठीक है, फंड बेस्ड क्रेडिट था, ठीक है, ये बात है। क्वेश्चन नंबर 8, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, जो कंटेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम को में से कौन सी बात सही नहीं है बताना होगा। ये ऑप्शन है पार्टनरशिप आर रजिस्टर्ड विद रजिस्टर ऑफ फर्म्स एंड नॉट द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड किया गया है रजिस्टर ऑफ फर्म्स के साथ, ना कि पार्टनरशिप डीड के साथ। बी ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स इज नॉट कंपलसरी, इट इज ऑप्शनल, जो रजिस्ट्रेशन किया गया पार्टनरशिप फर्म को कंपलसरी नहीं है बल्कि ऑप्शनल है। सी ऑप्शन रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड फर्म्स हैव सर्टेन एडवांटेज ओवर अनरजिस्टर्ड फर्म, मतलब रजिस्टर्ड फर्म का कुछ एडवांटेज होता है अनरजिस्टर्ड फर्म के ऊपर।
डी ऑप्शन है नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म एडवर्सली अफेक्ट द कैपेसिटी ऑफ द पार्टनर्स टू कैरी ऑन द बिजनेस। नॉन रजिस्ट्रेशन करना होगा फॉर्म को जिसको एडवर्सली अफेक्ट करता है, जो कैपेसिटी होती है पार्टनर की, वो कैरी आउट कर सके अपने बिजनेस को। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी बात सही नहीं है, किस केस में, पार्टनरशिप फॉर्म के केस में कौन सी बात यहाँ पे सही नहीं है वो बताना सबको। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी सही हो जाएगा। नहीं, ये जो ऑप्शन एक्चुअली गलत है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये क्या बोलते हैं कि नॉन रजिस्ट्रेशन करते हैं फॉर्म को तो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है कैपेसिटी जो होता है पार्टनर्स का, ताकि बिजनेस कैरी आउट करने में। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपके ऊपर है फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। उसी में जैसे पहला पॉइंट बताया, पार्टनरशिप्स आर रजिस्टर्ड विद रजिस्टर ऑफ फर्म्स नॉट द पार्टनरशिप डेट्स, ये बात सही है। फिर बोलता है रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप्स इज नॉट कंपल्सरी, कंपल्सरी नहीं, इट इज ऑप्शनल, बात सही है। रजिस्टर्ड फर्म सिर्फ सर्टेन एडवांटेज ओवर अनरजिस्टर्ड फर्म, ये बात भी सही है, इसलिए सही ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए पर्सन सीक्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक ऑथोरिटी, अगर कोई इंसान को पब्लिक ऑथोरिटी से इन्फॉर्मेशन निकालना हो तो क्या करना हो। ए ऑप्शन ही हैज टू गिव रीजंस फॉर सीकिंग द इन्फॉर्मेशन, बी ऑप्शन है ही हैज नॉट टू गिव रीजंस फॉर सीकिंग द, वाला है ए ऑप्शन है ही हैज टू गिव रीजंस फॉर सीकिंग द इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कुछ रीजन बताना होगा। बी ऑप्शन है ही हैज नॉट टू गिव रीजंस फॉर सीकिंग द इन्फॉर्मेशन, उसको कोई रीजन नहीं बताना होगा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। सी ऑप्शन है इफ रीजन आर गिवन इट कैन हेल्प इन क्विक डिस्पोजल ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर रीजन दिया जाएगा तो क्विक डिस्पोजल हो सकता है इन्फॉर्मेशन का। डी इन्फॉर्मेशन है, डी ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक ऑथोरिटी विदाउट नॉलेज ऑफ द विदाउट नोइंग द रीजंस फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन, बिना जाने हुए कारण इन्फॉर्मेशन पब्लिक ऑथोरिटी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है जब आप इन्फॉर्मेशन निकालते, कोई कारण बताने की जरूरत नहीं, इसलिए बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रिस्क्राइब द नेचर ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय द बैंक। बोले प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का, उसके हिसाब से क्या प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, जो नेचर होता है रिकॉर्ड का जिसको मेंटेन किया जाएगा बैंक के द्वारा। ए ऑप्शन है आरबीआई एंड स्टेट गवर्नमेंट, बी ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, सी ऑप्शन है सेबी एंड आरबीआई, डी ऑप्शन है सेबी एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्या होगा इस केस में, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, सी ऑप्शन नहीं होगा एक्चुअली, इसमें आपको बताना था, हाँ इसमें सी ऑप्शन होगा, सेबी एंड आरबीआई हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे आप जीआईबी का, हमारे यहाँ दो तरह का प्रोग्राम है, दो तरह का कोर्सेज जो आप कर सकते हैं। जीआईबी का पीपीटी कोर्स यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स है, और दूसरा जीआईबी का फेस टू फेस कोर्स है। जो कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड होता है, जैसे कभी आप जो वीडियो देख रहे क्या है, कंप्यूटर की स्क्रीन रिकॉर्ड की हुई है। और फेस टू फेस कोर्स में क्या होता है, मैं बोर्ड पे आके पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई टीचर सामने खड़ा होकर बता रहा है, समझा रहा है, और बिल्कुल लगेगा कि बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। ये कोर्स बेस्ट होता है, ठीक है, और ये कोर्स करने का मतलब है कि आप फर्स्ट टाइम में ही पास कर जाते हैं, ठीक है, ये पक्का मान के चलिए फर्स्ट टाइम में पास कर जाएंगे। और इस कोर्स में बहुत ही गहराई से पढ़ाया हुआ रहता है, जो उतना गहराई उसमें नहीं मिलेगा, डेप्थ बहुत होता है, इसलिए मैं ये कोर्स बोलूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा, ठीक है। इसलिए कोर्स ज़्यादा सेलिंग की, ज़्यादा पावरफुल कोर्स है, बेस्ट कोर्स है। दोनों कोर्स को कंपेयर करेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। यहाँ पे 6000 से क्वेश्चन बैंक है, 13500 क्वेश्चन बैंक है, यहाँ 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करेंगे, दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स की बात बोलेंगे तो पेपर का दाम है 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये, अकाउंटिंग का दाम है 800 रुपये, यहाँ 1500 रुपये, लीगल का दाम है 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये, कॉम्बो पे की बात करें दाम है 1500 रुपये, और यहाँ दाम है 3000 रुपये, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 times 968527, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jipcrstudymetal.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsinam3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।